तो दोस्तों नमस्कार। इससे पहले हम हिस्ट्री के 7 पार्ट देख चुके हैं और आज हम देखेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट जो कि हमारा हिस्ट्री का होगा मौर्योत्तर काल के बारे में, और इससे पहले हम देख चुके हैं मौर्य काल। ठीक है, तो ये सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इनको ध्यान से देखें और इनको जितने क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करें, और आपकी कोई ना कोई एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप जरूर करें, इनको अच्छे से याद करें। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे कहीं गलती होगी तो देख लेना। पहला क्वेश्चन है मिलिंद पान्हो क्या है। तो मिलिंद पान्हो हमारा क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा अगर देखूं तो सीधा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा नेक्स्ट इसमें जो डी है हमारा सही है। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या फिर ग्रंथ है जो कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें कि चरक किसके राज्य की शक थे। ठीक है, चरक हमारे किसके राज्य की शक थे। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन, सभी में 4 ऑप्शन आएंगे, और आपस में जब बोलूंगा क्या एग्जाम में जब भी बैठोगे तो एक चीज ध्यान देना कि हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत उस टाइम पे बहुत गलती करते हैं कि जल्दी के चक्कर में गलत ऑप्शन वहाँ टिक करके वहाँ लगा के आ जाते हैं। तो इसमें देखना कि चरक किसके राज कवि थे। तो 4 ऑप्शन है हमारे, और इसमें से हमारा डी जो कि है कनिष्क, ये हमारा सही है। ठीक है, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो चरक है कनिष्क के राज चिकित्सक थे, इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, और उन्हें जो है चिकित्सा की प्रत्येक विधा का समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ चरक संहिता की रचना करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी, गंधार कला। ठीक है, और इसमें अगर इसके बारे में बोलूं कि गंधार कला क्या है, तो गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, और गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु यह कला जो हुई थी यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को ग्रीक रोमन या ग्रीक बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम गंधार कला नामक स्थान पर इसके प्रकट होने या इसके मतलब वहाँ पे इसके बारे में चर्चा हुई, वहाँ पे इसको पढ़ना स्टार्ट किया गया या उस कला को विकसित किया गया, तो इसलिए उसको गंधार कला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन कनिष्क हमारे कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे। अगर इसके बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, तो चर्चा में हम जो मेन चीज़ हमारी आती है सामने वो यह है कि जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे वो कनिष्क थे, और इनके समय में एक मेन बात हुई थी, जो हुई थी शक संवत शुरू हुआ था कनिष्क के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कब हुआ था शुरू, तो 78 ईस्वी में हुआ था। तो इन 3 पॉइंट को अच्छे से याद कर लें कि कुषाण वंश का प्रशासक कौन था, तो कनिष्क था, और इसका जो राज्यारोहण हुआ था कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, और शक संवत प्रारंभ कब हुआ था, तो वो भी हमारा 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य आसन पर आरूढ़ हुए या किस वर्ष हमारे राज्य आसन पर बैठे। तो देखो दोस्तों, पेपर में क्या होता है ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के कहीं उसको आगे पीछे मतलब ऐसे घुमा के तुम्हें दे देंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ गया। तो सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये बोला गया कनिष्क के बारे में, दूसरा भी ये कि उनका राज्य सिंहासन पर कब बैठते। तो आपका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में हमारे क्या हुए थे, अपने गद्दी पर बैठे थे, और इनके बारे में मेन हमें जो याद करना है मैंने पहले ही बोला, अच्छे से रट लेना कि 78 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है छठा क्वेश्चन, और इसमें है कि शक संवत किसके और किसने और कब शुरू किया था। बोला गया था, मैंने बोला ना क्वेश्चन घुमा घुमा के तुमसे पूछा जाएगा, इसमें भी सेम वही पूछा गया है कि जो हमारा शक संवत है वो किसके और कब शुरू किया था। तो किसने किया था, कनिष्क ने किया था। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 8th क्वेश्चन, जिसमें है निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के से उनका मिलान करना है। तो मिलान सबको पता है, मिलान क्या होता है। मिलान मतलब होता है कि जो हमें ऑप्शन उसका आंसर हमें सही लग रहा है उससे उसका मिलान करना होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे अगर मैं बोलूँ कि पहला हमारा है कवि राजमार्ग,
तो पहला का अगर मैं बोलूँ तो कविराज मार्ग का हमारा सही क्या है, अमोघ वर्ष, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, और आदि पुराण किसने करा था, तो ये करा था हमारा आदि पुराण का जिनसेन ने करा था। ठीक है, गणित रासग्रह जो है उसका महावीराचार्य ने करा था, और अमोघ विधि का शकटायन ने करा था। तो ये चार ऑप्शन को ऐसे पेपर में ऐसे मिलान करोगे तो पहले, फिर उसमें से हमें यहाँ पे ए बी सी जिसमें हमको जो लग रहा है कि सही है, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे देखा हमारा क्या आ रहा है, सी हमारा सही हो रहा है, तो सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 9th क्वेश्चन। इसमें कि निम्न के जोड़े बनाइए। देखो, जो भी कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें जोड़े बनाने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, और इसमें बच्चे गलती भी करते हैं, तो आप ये गलती ना करें क्योंकि आप हम जुड़े हैं हमारे साथ। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, और इसमें है विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत। 4 संवत हमें दिए हैं, इनके मिलान करने कौन सा कब प्रारंभ हुआ था। तो मैं अगर बोलूँ विक्रम संवत तो ये 58 BC में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत जो हमारा प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 58 BC में। शक संवत अभी हम पढ़ चुके हैं 78 AD में हुआ था। ठीक है, फिर आता हमारा कलचुरी संवत, जो कि हमारा सी ऑप्शन हमारा है, कलचुरी संवत। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा होगा, इसका होगा 248 AD में। फिर आता है गुप्त संवत, जो कि हमारा 320 AD में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 10th क्वेश्चन। इसमें है कि कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में बनी थी, या किसके शासनकाल में पनपी थी, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, पनपी या फिर किसके सामने इसका प्रारंभ हुआ, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन फिर से वही हमारे सामने होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें उसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा 11वां क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारा है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों में सम्मिलित करने वाली कला शैली का नाम है। मतलब इनमें से हमें बताना कौन सी कला उसमें से सम्मिलित होती है, उसका नाम बताना है, जो है हमारा कौन सा, इसका है गंधार। गंधार में होता है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। कौन कौन से साहित्यकार थे, ABCD इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इसमें पहला है हमारा नागार्जुन और अशोक घोष, जो कि हमारा इसका सही आंसर भी है। तो नागार्जुन और अशोक घोष ही हमारे क्या थे, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। और वसुमित्र भी थे, बट क्या थे, कोई साहित्यकार नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, वो दरबार में रहते थे पर कोई साहित्यकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन 13वां, जिसमें है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो उसमें हमारे 4 हमारे ऑप्शन हैं, और सही ऑप्शन हमारा है खारवेल। ठीक है, सही ऑप्शन खारवेल है, और इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, खारवेल कौन थे और क्या क्या था इनके बारे में। तो जो खारवेल थे वो कलिंग का एक महान शासक था। ठीक है, वो हमने भी ऊपर देख लिया, उन्होंने बोला कौन महान था, और ये बहुत ही प्रतापी भी थे। और इनके बारे में जानकारी मिलती है मेन हमारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, और इस वंश का इसमें बोला गया है कि इन्होंने क्या अनेक विजय प्राप्त करी थी। ठीक, और दक्षिण में सातवक शासन और यहाँ पे सातकर्णी के विजय, इनने विजय प्राप्त करी यहाँ पे भी। और उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं तो मेन इनके बारे में जो बोला जाता है वो बताया गया कि जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और इनके इसमें ये चीज़ याद कर लेना अच्छे से कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 14वां क्वेश्चन, जिसमें है राजा खारवेल किस वंश के महानतम शासक थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से वंश के महान शासक थे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, कलिंग। कलिंग है। ठीक है, और उस बारे में है आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 15वां, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन का सबसे बड़ा जो शासक था वो कौन था, उसके बारे में देखा जाए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे बड़े शासक थे। और उनके बारे में आगे हम देखें तो उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे गौतमी पुत्र सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे, जो हमारे क्वेश्चन में ही पता चल गया है। और इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री, और ये क्या नासिक प्रसिद्ध था, यहाँ पुलवामा के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है, मतलब इनके बारे में जानकारी मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, तो यहाँ से मिलती है। और दूसरा क्या है कि नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, जिससे तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था।
तो आप इससे पता चलता है कितने सर्वश्रेष्ठ, कितने महान ये उस टाइम के योद्धा रहे होंगे, कितने शासक रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 16वां क्वेश्चन, और इसमें है कि निम्नलिखित में से विदा की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो आप सबने सुना ही होगा, अपने आसपास टीचरों ने कितनी बार बताया होगा, तक्षशिला जो कि हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विदा की सबसे पुरानी पीठ है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम इसमें देखें कि ये यहाँ पे दिया गया है, तक्षशिला विदा की सबसे पुरानी पीठ है और यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। और इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपको पता भी होगा, अगर वीडियो लगातार हमसे संपर्क में होंगे तो आपको याद भी होगा कि इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें है नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र था और यह नगरी अत्यंत प्राचीन काल की गांधार जनपद राजधानी थी और यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। जो मेन पॉइंट यहाँ पे याद करने वाला, रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र, जिसके बारे में बोला जाता है कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है, उनने इसको बसाया था। और जन्मेजय का नाम, जो जन्मेजय नाम सुना होगा, नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। जन्मेजय अपने इसमें शिव जी के इसमें पूजा में इसका नाम आता है कि जन्मेजय कौन सबसे पावरफुल नाग था, तो इसके बारे में जन्मेजय के यहाँ पे यज्ञ के बारे में चर्चा यहीं पे हुई है। और इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है और यह उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे इसको मेन पॉइंट है कि उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा, तो ये था। और व्याकरण में विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विशुद्ध विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे तक्षशिला से कौन कौन और कैसे कैसे लोग निकले हैं। जैसे चाणक्य, अगर उनकी चाणक्य नीति अभी भी चलती है, इतने अच्छी अच्छी नीतियाँ बताई उन्होंने। इसके अतिरिक्त में क्या है, कौशल नरेश, प्रसन्नचित्त बौद्ध विद्वान वसुबंध आदि ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे उस समय यहाँ पे इसकी चर्चा कितना यहाँ पे विश्वविख्यात था ये। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी और चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य था। हो गया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आपको अच्छे भी लगे होंगे। इसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं और जो वन लाइनर्स पर हमारे फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शायद कहीं ना कहीं आपको इनको पढ़ के फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, पहला है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये हमारे एसएससी एग्जाम्स में आए भी हैं और ये सारे जो क्वेश्चन इसमें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग में आने वाला शक संवत है वो किसने प्रारंभ करा था, कनिष्क ने करा था। उसमें चर्चा करें कब किया था, तो 78 में किया था, आपको पता ही है सबको। दूसरा हमारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था, किसने आरंभ किया था इसको, तो कनिष्क के समय में ही आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद करना है, किसके समय में आरंभ हुआ था सिल्क मार्ग, तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। तो ये पॉइंट सिंपल यहाँ पे पॉइंट हैं, इनको आपने याद करना है कैसे कैसे हैं, तो इनको ऐसे याद करना सिंपल कि नागार्जुन, अश्वघोष के और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, अगला हमारा है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, तो यूनानी के टाइम पीरियड में यहाँ पे हुआ था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार कला कृष्ण काल में विकसित हुई थी और यूनानी रोमन कला को गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। कला के क्षेत्र में विकास हुआ था, हमें याद करना अच्छे से। किसी काल मतलब कुषाण काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। किसकी, कनिष्क की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तकें लिखी हैं, जबकि ध्रुव गोस्वामी ने जो लेखक थे किसके थे, तो नागार्जुन हैं। ध्रुव गोस्वामी लिखी गई है, किसने लिखी है, तो नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण में मूर्तियों का संग्रह सर्वाधिक मात्रा में मथुरा संग्रह में है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 2 महीनों
जुलाई और जूलियस सीजर तथा अगस्त को अगस्टस के नाम रोम के सम्राटों के नामों पर रखे गए, मतलब इनके नाम जो रखे गए हैं जुलाई और जो अगस्त है तो हमारा जुलाई का जूलियस और अगस्त का अगस्टस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क वह महानतम कुषाण शासक था जो बाद में बौद्ध बन गया था और प्रारंभ में कौन था, तो ये शैव धर्म का था। ठीक है, ये याद कर लेना आ सकता है। कुषाण जो कनिष्क था कौन से उसको मानता था, तो ये शैव को मानता था पहले और बाद में हमारा कौन बन गया था, बौद्ध बन गया था। अगला है हमारा कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को कहाँ से खोजा गया, तो इसको चीनियों ने खोजा था और चीन से हमारा बोला जाता है क्या, कागज बनाने की कला का विकास हुआ था। अगला है हमारा, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था, तो पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है, पेशावर। याद कर लेना इसको। आ सकता है इसकी राजधानी कहाँ से, तो पुरुषपुर, अगर पुरुषपुर नहीं है तो पेशावर, दोनों में से जो मिलेगा हमको उसको हम टिक कर सकते हैं। अगला है हमारा कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली भारत ग्रीक यूनान शैली का मिश्रण है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में पिछले पॉइंट में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है, तो गंधार शैली है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो संघ, जो शक काल या शक संवत पर आधारित है। हमारा जो भी राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप काम किया था, मतलब जो सातवाहन थे उन्होंने क्या करा है, मौर्यों के अधीन भी कार्य किया था। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, भी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, तो ये थे हमारे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने ब्राह्मणों को बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू करी, तो सातवाहन शासकों ने ही करी थी। अगले पॉइंट पर आते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके समय में हुआ था, किस राजाओं ने करवाया था, तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को पूर्ण रूप से नियमित एवं प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना। किसके समय में हुआ था, कुषाण शासकों के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है, तो इसका प्रसिद्ध होने का कारण मेन है हमारा गंधार कला। और ये देखो आप दोस्तों, ये हर क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद करने की करें। अगला है हमारा पॉइंट, इसमें अंतिम पॉइंट जो यहाँ पे है कि भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। मतलब जो भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वह किसके टाइम पीरियड में बनाई गई, तो व्यवहारिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। देते हुए हम जो अगली वीडियो में बात करेंगे वो गुप्त काल के बारे में करेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो इसको अपने साथियों जो कि पढ़ने वाले हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है, और जितना इसको फैला सकते हैं फैलाएं दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और उसको अपने दोस्तों में फैलाते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद, देखते रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।